तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर रहे हैं और हमने कर लिया कि मैग्नेट्स 10th की नॉलेज थोड़ी सी बढ़ाई अपनी कि अगर बार मैग्नेट हो तो क्या करता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 2L हुआ करता था। बट इफ़ यू हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, इन दैट केस बिकॉज यू डोंट हैव मैग्नेटिक poles or magnetic charges, so magnetic dipole moment is given by NIA. SI unit of magnetic dipole moment is ampere meter square. This we have already done. फिर हमने किया कि what is direction of, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन भी होगी और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन फाइंड आउट के लिए कर लिया हमने कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब आप करोगे करंट की डायरेक्शन में, द कर्लिंग फिंगर्स विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट इन केस इफ यू हैव सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, देन कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी कर लिया। उसके बाद हमारे पास बारी आई मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की। टू फाइंड मैग्नीट्यूड वी हैव टू लॉज इन दिस चैप्टर। The first one is Biot-Savart law, which is for very small conductor या current element. So if you have a current element carrying current I and length of the current element is dl, so magnetic field due to that will be dB will be mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. यहाँ important note करने का ये था कि dl sin theta can be written as dl cross r, and you can also find direction of magnetic field by dl cross r. dl की तरफ फिंगर करोगे, r की तरफ कर्ल करोगे, थंब देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये करने के बाद लास्ट टाइम हमने ये भी कर लिया था। ये करने के बाद हमने इसकी एप्लीकेशन कर ली, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की। उसके कुछ स्पेशल केस किए, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया एट द सेंटर, और सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट की। कहाँ भाई? एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो यहाँ तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ तक। आज आगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड की आपके सिलेबस में जो डेरिवेशन है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ से। इसकी वजह से बायट-सावर्ट लॉ की वजह से नहीं है, पर अगर बायट-सावर्ट लॉ की वजह से हम बायट-सावर्ट लॉ अप्लाई करके सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो एक एक्सप्रेशन आता है जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक है, किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की जा सकती है। मैं डेरिवेशन तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन जो आता है वो बता रहा हूँ। हाँ, सिलेबस में जो है वो आगे एम्पियर सर्किटल लॉ से जो डेरिवेशन है वो थोड़ी देर बाद करेंगे हम लोग। तो याद रखें सोलेनॉइड होती क्या है, बस ऐसा। ये कंडक्टर है तो कुछ इस तरीके से ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है बेटा इसमें। और करंट अगर फ्लो कर रहा है तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन में क्या करोगे, फिंगर्स कर्ल करोगे। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करोगे तो थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगी। एंटर कौन से पोल पे करती हैं? साउथ पे एंटर करती हैं। और निकलती कौन से पोल से हैं बाहर? नॉर्थ पे। वो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, साउथ ही बनना था इसको, दूसरी तरफ नॉर्थ ही बनना था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से। मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ऑलमोस्ट कौन सा, ये जो और मैं शो करूं तो अंदर ऐसे या फिर ऐसे, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर। लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड आइडियल सोलेनॉइड वाले केस में ज़ीरो होती है, इधर भी और इधर भी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ आइडियल सोलेनॉइड इट इज़ ज़ीरो। तो अगर मैं बायट-सावर्ट लॉ का यूज़ करूं और फाइनली एक्सप्रेशन डिराइव करूं इस पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी बेटा अंदर है सोलेनॉइड के, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की। तो यहां अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो देखो क्या कर रहा है, सोलेनॉइड के एक एंड तक का ये वाला एंगल देखिए कितना है, θ1,
और दूसरे एंड तक का ये वाला एंगल इसी सेंट्रल लाइन से थीटा 2 बेटा। अगर थीटा 1 और थीटा 2 आपके पास है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपके पास ये आता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ये नोट कर लीजिए, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन हमने जो आएगा फाइनली डेराइव करके बाय इट्सर्ट लॉ जब हम अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन से लंबा प्रोसेस है, तो उसके बाद हमारे पास आता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ये वाला एंगल थीटा 1, ये सेंट्रल लाइन आगे बेटा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक एंड को ज्वाइन करती हुई लाइन यहाँ पर एंगल थीटा 1, दूसरे एंगल को ज्वाइन करती हुई ये वाला एंगल थीटा 2। तो अगर ये दो एंगल आपके पास हैं तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड बेटा, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड होगी, बहुत लंबी होगी, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा 0 और थीटा 2 भी कितना हो जाएगा, वो भी 0, अप्रोक्सीमेटली 0। फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड, theta 1 is approximately equal to theta 2 approximately equal to 0. Cos 0 1 plus 1 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट एन आई। सो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड विल बी म्यू नॉट एन आई। कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई के बराबर आएगी मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि कोई आपको यहां तक नोट कर लिया, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बेटा। मान लो कि यू वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है बेटा। तो सुनिएगा, जिसको आप थीटा 1 बोल रहे थे वो कितना हो जाएगा 90, और थीटा 2 तो थीटा ही रहेगा, थीटा 2 ही रहेगा ना। तो नियर वन एंड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 cos 90 0 इंटू cos थीटा। पर अगर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड है तो थीटा 1 90 और थीटा 2 0 बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली 0। फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड नियर वन एंड, थीटा 1 90 हो जाएगा, थीटा 2 0 हो जाएगा, डाल दो इसमें, cos 90 0 cos 0 1 म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स magnetic field near one end of the solenoid is half that of the inside it। तो कोई अगर आपसे बोलता है कि भाई ऐसा करो कि हमें ये बताओ कि एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। अब ये एन क्या है, म्यू नॉट तो आ गया, चलो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई आ गया करंट, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या है बेटा, अगर इसकी लेंथ आप एल लेते हो तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, स्मॉल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, number of turns per unit length of the solenoid, Kaplan by L। थोड़ा देखें यहाँ पे क्या है जी हमारे पास। My job is to make college easier because students have a lot of homework. Sorry, coach. Please. Physics and animation. Friends, welcome back to our channel. ये इसने Here in this video, hello.
ये सोलेनोइड इसने शो किए, करंट अगर फ्लो करेगा तो करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये रही सोलेनोइड। तो सोलेनोइड अगर है और इसमें अगर आप करंट फ्लो करवाओगे तो बैटरी से कनेक्ट आपने कर दिया तो सीधी सी बात है भाई, जब करंट फ्लो करेगा तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैं आपको बता दूं कि इसने बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यहाँ करंट था तो साउथ पोल, उधर नॉर्थ पोल था, पर इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। बस आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इसने यहाँ पे गलत शो की है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैंसिल हो जाया करती है, सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रहती है। अब अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, जैसे ये थे ना सोलेनोइड, इसका क्रॉस सेक्शन अगर ऐसे आप देखते हो इस तरीके से, तो ये करंट फ्लो कर रहा है सपोज, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या बनेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट तो साउथ पोल, तो एक एंड है इसका साउथ पोल बनेगा, दूसरा एंड इसका नॉर्थ पोल बनेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी करंट होगा तो क्या, साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो क्या, नॉर्थ पोल। बस ऐसी जैसी है सोलेनोइड। वायर कर्ल की भी हमने, इसको हमने सोलेनोइड बोल दिया। स्ट्रेट वायर की जगह ऐसी है, कर्व्ड वायर है। ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हमारे पास अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है और जो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो अब यहां नहीं है, ए डिस्टेंस पे यहां नहीं है, वो देखो यहां भी नहीं है, वो थोड़ा सा आउट ऑफ, मतलब कंडक्टर से बाहर आके यहां जैसे है, कंडक्टर की जो लेंथ है उससे बाहर आके थोड़ा सा ये पॉइंट है, पॉइंट बी। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखी है बेटा, म्यू नॉट, वैसे क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, लेकिन यहां मैंने लिखा है साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। क्या आप लोगों में से कोई इसको जस्टिफाई करना चाहेगा कि माइनस साइन फाई 1 मैंने साइन फाई 1 मैंने सही लिखा? ये तो मैटर नहीं करता था, हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा हुआ करता था, और ये पॉइंट था, ये एंगल फाई 1 था नीचे वाला, कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है, ये एंगल फाई 2 था, ऐसा था ना। लेकिन अब वो कंडक्टर के यहाँ नहीं है पॉइंट, बाहर जाके है पॉइंट, और ये एंगल फाई 1 और ये एंगल फाई 2 हमने बोला, फिर हमने बोला यार ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 नहीं, साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1 होगा। आप लोगों में से कोई इसको जस्टिफाई करना चाहे? लिमिट फाई 1 टू फाई 2 होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। दिमाग से काम लिया करो, ठीक है। पहले क्या था, पहले हमारे पास ऐसा था, इंटीग्रेट जब हमने किया था तो इस एंगल को हमने बोला था माइनस फाई 1, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं, और ऊपर की डायरेक्शन में इसको बोला था प्लस फाई 2। इंटीग्रेशन में माइनस फाई 1 टू फाई 2 थी। या ऐसा बोलिए कि इस लाइन से एक एंगल ऊपर की तरफ को मेजर किया था, एक एंगल नीचे की तरफ को मेजर किया था। उसने सही बोला बिल्कुल, लिमिट माइनस फाई 1 टू फाई 2 की जगह फाई 1 टू फाई 2 हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोलना है तो फाई 2 तो अभी भी सही है, देखो ये आगे लाइन, फाई 2 तो अभी भी वैसा ही है जैसा हम लिया करते थे, ऐसा था ना बेटा। ये फाई 2 ऊपर की डायरेक्शन में मेजर करते थे, फाई 2 अभी ऊपर की डायरेक्शन में। लेकिन फाई 1 कैसे आता था, फाई 1 नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल, और ये कितना बनेगा 360 माइनस फाई 1, 360 माइनस फाई 1। तो यहां जब साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 में साइन ऑफ 360 माइनस फाई 1 करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इट विल बी माइनस फाई 1, ऐसे भी बोल सकते हो। या जब इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट आएगी फाई 1 टू फाई 2, दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में, तो आ जाएगा साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। इंटीग्रेट किया था, याद आ रहा है? और इंटीग्रेट हमने नीचे की तरफ वाला माइनस फाई 1 बोला था, ऊपर की तरफ वाला प्लस फाई 2 बोला था। या फिर जैसे मैंने अभी बोला तुम वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे बेटा, कि ये आया ऊपर की तरफ को फाई 2, और ये उल्टी डायरेक्शन में जब मेजर करोगे तो यहां तक है एंगल,
360 माइनस 5 1, जब साइन ऑफ 360 माइनस 5 1 डालोगे तो माइनस साइन 5 1 आएगा और ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? और जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? चलिए पीछे, आगे से क्लास में आना होगा, पढ़ के आना है, गद नहीं डालना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है हमारे पास। सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में हमने शो किया कि ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से करंट आएगा, इधर को भी जाएगा और इधर को भी जाएगा बेटा। तो यहाँ आपसे कहा गया कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये एंगल थीटा हो सकता है, ये एंगल थीटा की जगह 180 हो सकता है। देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करोगे, मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ जी बैटरी को। ये रहा जी हमारे पास, हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये ज्वाइन कर दिया। बहुत सीधी सी बात है, अगर यहाँ से करंट आएगा तो इस तरफ I1 गया तो इस तरफ I2 गया, दोनों पैरेलल में होंगे, ये दोनों पैरेलल में आएंगे ना। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट ऐसे गया और कुछ ऊपर से जाएगा और कुछ नीचे से आएगा, I1 I2, आगे फिर कंबाइन हो जाएगा। किसी भी एंगल थीटा कुछ भी हो, 30 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो ही आएगी। प्रूव करेगा कोई प्रूव करना चाहे? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आएगी, ये थीटा चाहे 30 डिग्री है, चाहे 60 डिग्री है, 90 है, 180 है, कुछ भी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो ही आएगी। ऐसा हो या फिर ये, बहुत ओलिया मजाक, जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो भी मैंने देख लिए कितने कितने आए हैं। अब क्लास में जो सुबह सुबह आना है ना, गंदा घर वालों को खजल करो, सोए रहो आराम से घर में। पढ़ना है तो यहाँ पे आओ, नहीं पढ़ना है तो आराम से सोइए, किसी को खजल करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना घर वालों को। पढ़ने का मूड नहीं है तो घर में बैठो आराम से। चलिए कोई भी एंगल है मान लो, थीटा एंगल लेता हूं जैसे वहां लिया था, और इसके क्रॉस बैटरी जोड़ देता हूं। अब यहां करंट गया आपका, जब करंट आया तो इधर करंट आपका गया I1 और इधर करंट गया भाई I2।
अगर ये लेंथ L1 है और ये L2 है तो लेंथ के प्रोपोर्शनल कौन होगा? रेजिस्टेंस। R इक्वल टू रो L अपॉन A, यही होता है जी, R इक्वल टू रो L अपॉन A के बराबर। तो अगर मैं इस लेंथ को L1 बोलूं और इस सारी लेंथ को, बाकी जो बची यहां से यहां तक की L1, और बाकी ये वाली लेंथ को L2 बोलूं, तो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों ही पैरेलल में है, और पैरेलल में तो क्या होगा? पोटेंशियल सेम। I1 इंटू रो इंटू L1 अपॉन A इज एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू रो इंटू L2 अपॉन A। क्यों? पैरेलल में है भाई, और अब अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल हैज टू बी सेम। रो भी गया, मतलब आ गया I1 L1 इक्वल टू I2 L2। क्योंकि पैरेलल में है इसलिए पोटेंशियल सेम होगा, और यहां से हमारे पास आया I1 L1 इक्वल टू I2 L2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 फाइंड आउट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट द सेंटर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू L1। पहले डायरेक्शन बता दे। क्लॉकवाइज तो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, करंट की नहीं पूछ रहा हूँ। इनवर्ट, इस डायरेक्शन में आप फिंगर कर करोगे, थंब अंदर जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन आएगी। B1 बोल रहा हूँ, इसको लिखवा, B1 कितना लिखूं? अलीशा, B1 तैयारी करके आना है क्लास में, इस तरीके से मुझे नहीं चाहिए तुम लोग क्लास में। इधर बेटा नाम बोल बच्चा। काव्य अंजलि, हाँ जी। L1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तुम लोग बैठो जो पहले से खड़े हैं, तुम चलो पीछे। हाँ काव्य अंजलि बोल, नहीं आता तो क्या करने आए यहाँ पे? शक्लें देखनी मैं तुम लोगों की। म्यू नॉट अपॉन 2R, हाँ म्यू1 म्यू नॉट अपॉन 2R L1 अपॉन 2πR। तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ये तो था ही था फॉर्मूला, R इसका रेडियस, और साथ में आपके पास आ गया था L1 अपॉन 2πR, यही था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट ऑफ द कॉइल। और ये कहां है? इनवर्ट। B2 बोल बेटा, किसकी वजह से? L2 की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू L2, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R L2 अपॉन 2πR। किधर है ये डायरेक्शन, किधर को आएगी? ऐसे करंट है, और करंट की डायरेक्शन में जब आप फिंगर स्केल करोगे तो डायरेक्शन आई आउटवर्ड। हाँ ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, हाँ बोल बेटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, चलो B2 माइनस V1 कर लेते हैं जी। B2 माइनस V1 कितनी आई?
म्यू नॉट अपॉन 2r, बल्कि 2r की जगह 4πr स्क्वायर लिख दूं, कॉमन आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4πr स्क्वायर। आगे I1 I2 L2 माइनस I1 L1, पर I1 L1 तो I2 L2 के बराबर है, जीरो आ गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। एक बार प्रूव करना था मुझे, आगे से तुमने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कभी एंगल 30 डिग्री दे देगा, कभी 60 दे देगा, कभी 90 दे देगा, कभी 180 भी देगा, ये मैटर ही नहीं करता एंगल क्या है, छोटा एलिमेंट है चाहे बड़ा एलिमेंट है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आनी है। वी हैव प्रूव्ड इट। अब स्फीयर नजर आ रहा है तेरे को, सर्कुलर वायर है, हर कुछ बोलता रहता है सुबह, 10 मिनट लेट ज्वाइन करेगा रोज, फिर हर कुछ बोलेगा। स्फीयर है, सर्कुलर वायर है, सर्कल और स्फीयर में फर्क नहीं होता। कुछ पूछना हो इसमें तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू L2, जो B2 हमने बोला, B2 आगे थी, और B1 और B2 सेम आगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रिजल्टेंट तो जीरो आना ही था, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। बस एक ही बार प्रूव करना होता है, मैंने कर दिया। आगे से आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये हार्ड फैक्ट है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, एंगल कुछ भी हो, या 180 का एंगल है, 90 का हो सकता है, 120 का हो सकता है, कुछ भी एंगल हो, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर दैट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। आगे चलो, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जीरो, क्योंकि सेंटर है और ये सिमेट्रिकल फिगर है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट और इसकी वजह से भी इनवर्ट, लेकिन इन दोनों एलिमेंट की वजह से आउटवर्ड और इसकी वजह से भी आउटवर्ड। डिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है, 5 1 5 2 सेम आएंगे, कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे तब भी ज़रूर ही आना है। पर कभी कभी सिमेट्री अगर दिखे तो आराम से उसका आंसर करिए कि इसकी वजह से जो इनवर्ड आएगी, इसकी वजह से इनवर्ड ना, तो इसकी वजह से आउटवर्ड आएगी, कैंसिल। इसकी वजह से इनवर्ड आएगी तो इसकी वजह से आउटवर्ड आएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट, लेंथ सेम है, डिस्टेंस सेम है, कैंसिल हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। प्रूव करूंगा तभी वही आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सेंटर में हाँ जी, बिल्कुल, पिछले वाले को आप डिग्री रीडिंग के टर्म में करिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने लेंथ की टर्म में तो L1 L2 मान ली थी ना, नहीं करोगे तो ये थीटा एंगल है और नीचे वाला 2 पाई माइनस थीटा, तो पहले की मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360 कर लो, दूसरे वाले में 360 माइनस थीटा अपॉन 360, और यहाँ पर फिर क्या आएगा, I1 L1 तो I2 L2 के बराबर ही, लेकिन थीटा को फिर r अपॉन रेडियस डाल दीजिए, तब भी फाइनली ये आएगा। तो कर सकते हो, लेकिन थीटा को 360 की जगह 2 पाई लिखो, उसमें रेडियन में ना थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारे पास आया I1 L1 इक्वल टू I2 L2 के बराबर, या L1 को थीटा की टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस, तो r का आता है आपके पास थीटा इंटू रेडियस,
तो L1 इक्वल टू थीटा इंटू आर, और L2 कितना आ जाएगा 2 पाई cos थीटा इंटू आर। ऐसा कर लो। क्वेश्चन करना है बेटा, थोड़ा जल्दी करें। In the figure shown, there are two parallel long wires placed in the plane of the paper. They are carrying current 2I and I. Consider point ACD on the line perpendicular to both the wires and also in the plane of the paper. The distances are mentioned. Find magnetic field at A, C and D. तो 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को बोलता है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो भाई पहले में करंट है 2I और दूसरे में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में I है। सबसे पहले आ गया पॉइंट A। ये वाला डिस्टेंस A आपके पास है और ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास A है। निकिता गांधी, पॉइंट A पे मैग्नेटिक फील्ड 2I की वजह से कितनी होगी? इसको कंडक्टर नंबर 1 बोलता हूँ, इसको कंडक्टर नंबर 2 बोलता हूँ। तो B1 लिखवा, डायरेक्शन बता पहले B1 की। 2I की वजह से A पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डायरेक्शन बता पहले। है अपवर्ड, ऊपर छत की तरफ। करंट की डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, 2I की वजह से पॉइंट A पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। आउटवर्ड कैसे पता चला? यहां इनवर्ड आएगी, लेकिन यहां घूमते घूमते जब ऐसे घूमेगी ना ऐसे, तो यहां आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि मैं भूलूं ना। B1 मैग्नीट्यूड लिखवा। इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है बेटा ना, μ0/4 पाई। ये दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैं। तो 2I की वजह से यहां पॉइंट A पे मैग्नेटिक फील्ड, इंटू वाई अपॉन ए, इंटू मतलब 2I अपॉन ए, ऐसा लिखूं? ऐसा है 2 इंटू 2I ना, 2 इंटू 2I अपॉन ए। B2 बोल बेटा, इनवर्ड आउटवर्ड? इनवर्ड। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आप थंब करोगे, फिंगर्स देंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो इनवर्ड आई। तो निकता ये इनवर्ड डायरेक्शन आई, मैंने क्रॉस लगा दिया ताकि मैं भूलूं ना। B2 का मैग्नीट्यूड μ0/4 पाई, ढंग से देखा, 2I अपॉन, भाई मूर्ख 2A डिस्टेंस है, ये दिख रहा, I से A प्लस A 2A, फिर A है क्या? डिस्टेंस दिख रहा। कोई गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सीरियस हो जाओ। वो तो बहुत हो लिया, मजाक कर लिया तुमने। पेपर देखो हमने क्या नंबर लिया है। अजीब मूर्ख लोग। 2I अपॉन 2A और नेट मैग्नेटिक फील्ड बड़ी कौन सी है इसमें? बड़ी है B1, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। और किधर आएगी? आउटवर्ड आएगी, क्योंकि जो बड़ी है उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। 180 डिग्री के एंगल है दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री के एंगल होने का सीधा सा मतलब होता है क्या? सेपरेट करना है दोनों को, कर दिया, और करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो बैठ,
सहज शर्मा। अब पॉइंट सी पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ मैं इसको हटा रहा हूँ और ये रहा पॉइंट सी। मैं बता दूं सहज के ये डिस्टेंस a/2 दिया है, ये डिस्टेंस a/2 है और ये वाला डिस्टेंस भी a/2 है। हाँ जी, सबसे पहले कंडक्टर नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट सी पे इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड आएगी ना। अब बिना पढ़े आई ना, कान लाल करके भेजूंगा ऐसे। डायरेक्शन का भी नहीं पता चल रहा है, कैसे आउटवर्ड? वो भाई आई ऊपर जा रहा तो पॉइंट सी पे फाइंड आउट करनी है। ये इनवर्ड नहीं आ रही है, आउटवर्ड यहाँ आएगी, यहाँ इनवर्ड आ रही है। कृतिका राज मैग्नीट्यूड बता। μ0/4 2 इंटू 2i अपॉन a/2। बहुत बढ़िया। b2 बेटा इनवर्ड आउटवर्ड? कैसे? करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, थंब करिए करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स कहाँ जा रही है? इनवर्ड। पॉइंट सी पे देखना है, इनवर्ड डायरेक्शन में आया तो b1 भी इनवर्ड और b2 भी इनवर्ड। कितने बेटा? μ0/4 2 इंटू 2i। कहाँ पे आई करंट है? 2i अपॉन a/2 एंड दैट्स इट। दोनों को क्या करना है रिजल्टेंट के लिए? हर कुछ कैसे बोलती है? जब दोनों मैंने मार्क किए हुए यहाँ पे दोनों इनवर्ड हैं, एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर हो तो एडिशन की जाती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी v1 + v2। समझ गए? ये है न्यूमेरिकल। मैग्नेटिज्म के पूरी फिजिक्स में सबसे आसान न्यूमेरिकल है। या दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती हैं, या ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, या कुछ एंगल होता है। एक ही डायरेक्शन में होगी तो ऐड करनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो सेपरेट करनी है। कुछ एंगल होगा तो b1² + b2² + 2b1 b2 cos थीटा √ यूज़ करना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन। कुछ नहीं है करने के लिए, आपको राइट हैंड रूल का अप्लाई करना आना चाहिए। डायरेक्शन सबसे पहले, और कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड बाद में आएगा। सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है और वो मार्क कर लेनी है जैसे मैंने किया। b1 क्रॉस लगा दिया आगे, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ताकि इनवर्ड पता चला कि इनवर्ड है किस डायरेक्शन में है। फिर दोनों के बीच का एंगल देख लिया, सेम डायरेक्शन में तो ऐड करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट करो। कोई और एंगल है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टिवेशन। बैठ नीचे कृतिका। क्या इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? तो यह है तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और ये आपके आंसर। पहला रिजल्टेंट माइनस करके आया, दूसरा प्लस करके आया, और फिर तीसरा पॉइंट डी पे ही आया। पॉइंट डी पे 2i की वजह से इनवर्ड, i की वजह से आउटवर्ड, दोनों बराबर आ रही हैं। पॉइंट डी पे जब निकालोगे, माइनस करोगे ना, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड है, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। आगे से बड़ी मेहरबानी होगी, मैं मानूंगा नहीं, यहाँ पे दफ़ा करूंगा, यहीं जुड़ाऊंगा। पढ़ के आइए सुबह सुबह। पेरेंट्स भी वहाँ एक्सपेक्ट करके बैठे हैं घर में कि सुबह 4 बजे हमें उठा रहे हैं तो पता नहीं कौन सा तीर मारेंगे। तुमने ऐसी जैसी फेरी यार घर वालों की भी। वहाँ 4 बजे उठा देते हैं ताकि तुम्हारे लिए लंच बने, ब्रेकफास्ट बने, क्या क्या वो हो रहा है, तुम्हारी सेवा हो रही है पूरी। यहाँ तुम मुँह चक के ऐसे चले जाते हो, भाई यहाँ पढ़ना लिखना है नहीं है। बैठो अपने अपनी जगह, चलिए।
क्या रखा है मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल में? कुछ नहीं रखा। फॉर्मूले तो याद हो, तुमने फॉर्मूले नहीं याद करना। क्या मैं आगे चलूं? In the figure shown two long wires W1 and W2, ये लॉन्ग वायर है बेटा W1 और W2, डॉट से रिप्रेजेंट करना है मतलब करंट है इनवर्ट डायरेक्शन में, ऐसे 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 परपेंडिकुलर, और क्रॉस से रिप्रेजेंट सॉरी आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट, डॉट का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट है और क्रॉस का मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में करंट है। और आपसे पूछा गया कि पॉइंट पी पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नोट कर लें। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला √3 है और ये वाला ए, हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा? √3a होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a² अंडर 2a। ये डिस्टेंस भी 2a हो गया और ये डिस्टेंस भी 2a हो गया। W1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे किधर के डायरेक्शन, पहले सबसे पहले डायरेक्शन सॉल्व करनी है। किधर बेटा? आउटवर्ड नहीं, आउटवर्ड तो बेटा करंट है, ऐसी वायर है जब डॉट से रिप्रेजेंट की है तो ऐसी है, बाहर की तरफ वायर ऐसी आ रही है तो आप करंट की डायरेक्शन में थंब करोगे और यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड शो करोगे? जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड शो करोगे आई डी एल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर बोथ डी एल एज वेल एज आर। आर कौन है? ये वाला 2 है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको शो करनी है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या की है? यही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हो कि जी B1 है। फिर आगे ये, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है अनन्या, W2 की वजह से। ये इनवर्ट डायरेक्शन में करंट है, डायरेक्शन सबसे पहला काम डायरेक्शन का करना है। खाएगी मेरे से, ऐसे वायर है इनवर्ट डायरेक्शन में करंट, ऐसा अंदर की तरफ करंट जा रहा है, बस राइट हैंड आगे कर बेटा, लेफ्ट हैंड कर लगी हुई आगे करना है। ऐसे वायर ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ट डायरेक्शन में करंट है, तो वो चाची मिनट की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, कान के नीचे पड़ेगा ना अभी, होश ठिकाने आएंगे। राइट हैंड अप्लाई करते हो तकलीफ हो रही है? अभी बता के हटाऊं, सोई रहती है। इनवर्ट डायरेक्शन में करंट, तो थंब करिए इनवर्ट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, ये किया ना थंब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई डी एल क्रॉस आर परपेंडिकुलर बोथ डी एल एंड आर, ये आर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, ये B2।
एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। 2a 2a 2a, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल 60 डिग्री हुआ तो ये भी एंगल 60 डिग्री हुआ। दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? अरे भाई डिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग कहां से होगी? दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर हैं। तो मैं यहां पे पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट करता हूं, मैं करता हूं जी पैरेललोग्राम कंप्लीट। पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट आता है ये। बी 2a cos थीटा बाय 2 या b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos ऑफ 60 डिग्री, ऐसे कर सकते हो। b1 और b2 बराबर हैं। जिनको वेक्टर का शॉर्टकट पता है तो उनको पता है 2a cos थीटा बाय 2 आंसर है। नहीं पता तो आप ऐसे करोगे, b1 स्क्वायर, दूसरा भी b1 है, b2 इक्वल b1 के बराबर दोनों है, प्लस b1 स्क्वायर प्लस 2ab b1 इंटू b1 इंटू कॉस ऑफ 60, cos 60 1/2 क्या बना? √3b1। और ये b1 कितना है? μ0/4 पाई 2i अपॉन ए कितना है? r 2i अपॉन ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। अच्छा देखना, अब ये तुम्हें लग नहीं रहा होगा देख के, लेकिन ऐसा है कंडक्टर और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनेगा। ये देखो ऐसा कंडक्टर है और इससे ये वाला डिस्टेंस 2 है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ऐसे। इनफाइनाइट लॉन्ग है यार ऐसे कंडक्टर ना बेटा, तो 2a क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनेगा इससे। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? ये आपका आंसर है, √3 μ0/4 पाई। आया? ये एंगल ठीक लिया हमने क्या? वर्टिकल ऑपोजिट आ, ये परपेंडिकुलर इसके है, इसके इसके नहीं, गलत ले लिया एंगल, है ना बेटा? एंगल एंगल करेक्ट करो इसको। ये इसके परपेंडिकुलर ना, और ये इसके परपेंडिकुलर है, देख पा रहे हो? ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, हमने इसको इसके पैरेलल ले लिया। पैरेलल पैरेलल थोड़ा है इसके राइट एंगल पे है ये, है ना? ये एंगल 30 आ रहा है क्या? राइट एंगल, हाँ आ रहा है। 30 नहीं आ रहा, 60 बन रहा है। एंगल गलत ले लिया बेटा, एंगल गलत लिया। चलो अब बताओ, देखो कितना एंगल हो गया? तो 60 है पक्का। ये इनवर्ड है ना बेटा, इनवर्ड है तो कैसे आएगी डायरेक्शन? ऐसे, ठीक है? इनवर्ड है ना क्रॉस से। इन द फिगर शोन 2 लॉन्ग वायर्स W and W each carrying current I are placed parallel to each other and parallel to Z axis. The direction of current in W1 is outward, हाँ आउटवर्ड है, एंड W2 इज इनवर्ड। तो इनवर्ड होगी तो ऐसे थंब करो करंट की डायरेक्शन में, और ये आई आपकी, ये सही है। ये एंगल देखो कितना होगा, इनवर्ड आई है और थंब करना होता है करंट की डायरेक्शन में, और ये आपका है आर जिसको आप बोलते हो, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
एंगल देखो कितना बना। तो ये हमने गलत ये थोड़ा सा शो कर दिया है राइट एंगल पे, क्योंकि हमने ले लिया इसके अलॉन्ग बेटा गलती से, ये और ये ऐसा नहीं है, ये इसके राइट एंगल पे है। और अगर ये इसके राइट एंगल पे है ऐसा, हम थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं ताकि वो वहम ना हो कोई जैसा हो रहा था। ये ऐसा है, तो ये कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना बचा बेटा 90 है ना बेटा, और ये वाला एंगल कितना बचा 90, 90 प्लस 90 प्लस 60 है, और उसमें से 360 में माइनस करो तो 120 का बनेगा। ये 120 का एंगल है बेटा, और अगर ये 120 का एंगल है तो आप बोलोगे b1 स्क्वायर, दूसरा ही b1 है, प्लस b1 स्क्वायर प्लस 2b1 इंटू b1 इंटू कॉस ऑफ 120 बेटा। कॉस 120 कितना होता है -1/2, तो आएगा 2b1 स्क्वायर, ठीक है, और -1/2 आएगा तो माइनस कर दो इसको, -b1 स्क्वायर कितना आया b1 μ0/4 पाई, ठीक है बेटा, 2i/2a, तो μ0/4 पाई i/a। ये थोड़ा सा क्योंकि लाइनें हमने गलत ड्रॉ कर दी थी तो गलत एंगल ले लिया था, ये इसके परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर 120 का एंगल बना। और वेक्टर्स का अगर शॉर्टकट आपको याद हो, दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर बराबर हो तो कितना आता है 2a cos θ/2 है ना, मैं जल्दी से प्रूव ही कर देता हूँ। आर आपके पास आता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos θ, यही था ना बेटा। अगर b a के बराबर है तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस आगे 2a स्क्वायर cos θ, कब जब b a के बराबर हो, b a के बराबर जब 2a स्क्वायर कॉमन आ गया अंदर 1 प्लस cos θ, नाउ 1 प्लस cos θ इज कितना 2 cos θ/2, ट्रिग्नोमेट्री का मामला, रिजल्टेंट आता है 2a cos θ/2, 2a cos θ/2 के बराबर बेटा। अगर अब दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो 120/2 60 cos 60 1/2, तो इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा आइदर ऑफ देम के बराबर। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, अगर आपको ये ध्यान में हो कि दो अगर इक्वल वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू आइदर ऑफ देम, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करो, एक अक्षर नहीं लिखने की जरूरत थी इसमें, पर क्योंकि तुम में से आधे लोग वेक्टर नाम की चीज़ ही भूल चुके हो तो इसलिए मुझे सारा का सारा ये डिराइव मैंने करवाया, पर आगे से ध्यान रखिए 2a cos θ/2 आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अगर दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, और कहीं अगर थीटा 120 डिग्री हो तो आर इक्वल टू आइदर ऑफ देम। क्या मैं आगे चलूँ? चले आगे। चलो ओए,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर कोई आपके पास बार मैग्नेट हो तो आप जानते हो एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं, साउथ पे एंटर करती हैं। नॉर्थ से बाहर निकलेंगी, साउथ पे एंटर करेंगी, साउथ पे एंटर करेंगी, नॉर्थ से बाहर निकलती है। तो बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यू शेप कोई मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं, साउथ में एंटर करते हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ गई बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर इक्वली स्पेस लाइन नहीं है तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर इक्वली स्पेस लाइन है तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ये ऐसा है, यहाँ स्पेसिंग बढ़ गई है ना, ज़्यादा है, और यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो गई। इसमें डायरेक्शन तो बेटा कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड के पास दो चीज़ें होती है ना, एक डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो वही कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है इसमें, पर मैग्नीट्यूड अलग है, अलग जगह, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुई। ये स्पेसिंग बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है बेटा। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुई, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है। ये यहाँ मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे अलग है, सारी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करना है तो इक्वली स्पेस होना चाहिए, लाइंस भी एरो से रिप्रेजेंट करना है तो एरो भी इक्वली स्पेस एरो, यूनिफॉर्म। ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डॉट भी इक्वली स्पेस ही होना चाहिए। डॉट भी निकालना है तो वो भी इक्वली स्पेस ही होना चाहिए भाई। ठीक है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड की कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड भाई वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्म है तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। एक भी चेंज कर जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे। चले आगे बेटा।
बाइट सवेट लॉ हमने किया है। जैसे मैंने कहा था इस चैप्टर में आपके पास दो लॉ है काय के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, बाइट सवेट लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस की। थोड़ी देर में हमारे पास आने वाला है दूसरा लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो आगे। मैग्नेटिक फील्ड ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब करेंगे करंट की डायरेक्शन में, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं बता दिया है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ बस। तो कर्लिंग फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। सर्कुलर कॉइल अगर आपके पास है करंट कैरिंग तो करंट की डायरेक्शन में आप करोगे फिंगर्स कर्ल और थंब आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकले वो नॉर्थ पोल, तो नीचे की तरफ नॉर्थ बनेगा, जहाँ एंटर करें वो साउथ पोल, ऊपर की तरफ साउथ बनेगा। ये भी हमने कर लिया सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में इस तरीके से अगर सोलेनॉइड आपके पास है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अंदर कितनी आई थी, म्यू नॉट एन आई। मुझे अब आपको प्रूव करवाना है, मैंने ये तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट लिखवा दिया था ना, एम्पियर सर्किटल लॉ से म्यू नॉट एन आई मैं प्रूव करूँगा थोड़ी देर में। एन क्या था इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। ठीक है, साइडों में कितनी आ गई थी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2। एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर। ये कुछ हम कर चुके हैं, आप लोगों को अलग से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए ये आपको बताया कि आप कर चुके हैं। आगे चलो, एम्पियर सर्किटल लॉ पे जाना है तो एम्पियर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1775 से लेके 1836, मतलब 61 साल जिया, ज़्यादा उम्र नहीं थी इसकी। और जितना कि जिया, लेकिन अब नाम करके चले गए ये लोग, और ये साइंटिस्ट लोगों का सिर्फ सोचने का तरीका अलग होता है, हमसे थोड़ा अलग होता है। हमारे लिए जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल है, कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, कि ज़्यादा नहीं सोचते। बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब बारिश, रेन ड्रॉप भी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हैं, कितनी बार सोचा हमने कि वो स्फेरिकल ड्रॉप्स क्यों हैं, वो किसी और शेप में, क्यूबिकल शेप में क्यों नहीं है, ट्रायंगल शेप में क्यों नहीं है। नहीं सोचते, क्योंकि पिछले साल भी बारिश हुई थी तभी स्फेरिकल थी, पिछले कल भी थी तभी स्फेरिकल थी। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, को बीपी बढ़ाना, ये ऐसी होती है, स्फेरिकली होती है। साइंटिस्ट वाला दिमाग होता है वो इस चीज़ को सीरियसली लेता है कि स्फेरिकल है तो क्यों है, किसी और शेप में भी हो सकती थी, कल भी स्फेरिकल, आज भी रोज ही स्फेरिकल क्यों है, चेंज क्यों नहीं हो रही है। इतना सा फ़र्क होता है एक साइंटिस्ट के दिमाग में और एक ऑर्डिनरी दिमाग में। तो भाई एम्पियर जो है मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था, और केमिस्ट्री में भी थोड़ा काम किया, और इसने लॉ दिया जो कि अभी हम करने वाले हैं, जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक फिनोमेना डिड्यूस ऑलरेडी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट है, जो इसके एक्सपेरिमेंट थे उसके ऊपर इसने जो काम किया। एम्पेयर वॉज हम्बल एंड एब्सेंट माइंडेड। चलो ये जो भी एनसीईआरटी में दिए जो कुछ दिया है जानना चाहिए इनके बारे में। एब्सेंट माइंडेड भी था साथ में। ही वंस फॉरगॉट एन इन्विटेशन टू डाइन विद द एम्परर। नेपोलियन के साथ बोलो, बताओ डिनर के लिए नेपोलियन ने बुलाया, बंदा भूल ही गया। हम बोले कोई बात नहीं, बुलाता रहे, मस्ती मार हैं। ही डाइड ऑफ निमोनिया से। देखो तो उस टाइम बीमारियां भी ऐसी ऐसी हैं। अब निमोनिया से आजकल रेयर होता है, दवाइयाँ बाद में निकली, लेकिन उस टाइम छोटी सी कोई बीमारी हो गई वो बड़ी बन जाया करती थी। 60 साल की उम्र, 61 की एज में चलता बना बंदा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड कर्व इन वैक्यूम भी इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू म्यू नॉट। क्योंकि म्यू नॉट यूज किया तो इन वैक्यूम बोलना पड़ेगा, म्यू होगा तो मीडियम होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज कर्व। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज कर्व इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज कर्व। मैं मतलब समझाऊं इसका, आप नोट कर लो पहले।
तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ ये इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज कर्व का, ये क्लोज का सिंबल बेटा ना, बी डॉट डी एल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज कर्व इन वैक्यूम इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज कर्व। गॉस लॉ जैसे ही है, पर उसमें सरफेस था, इसमें सिर्फ कर्व है। उसमें ई डॉट डी ए था, इसमें बी डॉट डी एल है, तो इसमें लाइन इंटीग्रल है, सिर्फ लाइन होगी। वहां हम सरफेस एरिया लिया करते थे, वो था ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस से भी सरफेस एरिया इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द क्लोज कर्व। तो अगर आपके पास ये कोई क्लोज कर्व है, ये आपने चूज करना है। जैसे गॉसियन सरफेस में क्लोज सरफेस आप चूज किया करते थे, कैसी शक्ल हो, वैसे ही एम्पियरन कर्व में कर्व आपने चूज करना है, और ऐसा चूज करना है जिसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, ताकि बी बाहर निकल आए। और बी बाहर निकला है तो इंटीग्रेशन के लिए कौन बचे, डीएल। बी कांस्टेंट होगा तभी इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा ना बेटा। पर फिर मैं आपको बता दूं, एम्पेयर ने नहीं बोला कि आप ऐसा कर्व चूज करो कि बी कांस्टेंट हो। आप उल्टा सीधा भी कोई कर्व ले सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा जैसे कर्व भी ले सकते हो। तो एम्पेयर ने नहीं बोला है, वो जैसा मर्जी कर लो, क्लोज होना चाहिए बस। पर अगर तुमने ऐसा लिया तो अपनी जान को मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि अब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग आएगी, तो बी भी मैग्नेटिक इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा और इंटीग्रेशन तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। आंसर फाइनली वही आना है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। पर अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसा कर्व चूज़ करते हैं जिसके हर पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम आ जाए। तो ये भाई क्लोज कर्व हमारे पास, और इसके अंदर करंट है बेटा कुछ है कि I1 आ गया, देखो है ना, I1 भी यहाँ बाहर निकल रहा है, I3 भी बाहर निकल रहा है, लेकिन I2 अंदर जा रहा है। अब I1 की डायरेक्शन में अगर मैं थंब करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो करंट एलिमेंट लेना है वो पॉजिटिव डीएल, वो पॉजिटिव, ठीक। और अगर इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड किसी की आती है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे उस करंट को। देखो ना, I1 की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये आई, डीएल भी मैंने इधर को ले लिया। अब औरों की मैग्नेटिक फील्ड भी अगर डीएल की डायरेक्शन में आएगी तो उस करंट को पॉजिटिव बोलेंगे, अगर औरों की मैग्नेटिक फील्ड डीएल के ऑपोजिट डायरेक्शन में आई तो उसको नेगेटिव बोल देंगे। जैसे I2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो डीएल के ऑपोजिट आ गई बेटा, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है तो आप बोलो कि बाहर वाली को आपने जो है वो उसी की डायरेक्शन में हमेशा डीएल, आपकी मर्जी है। अगर आपने I2 की डायरेक्शन में डीएल इधर को लेना है, इधर को लो, कोई दिक्कत नहीं। तो I2 पॉजिटिव होगा तो I1 और I3 नेगेटिव हो जाएंगे। फिलहाल मैंने क्या किया कि I1 की डायरेक्शन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने डीएल जो है वो पॉजिटिव, I1 को पॉजिटिव ले लिया, I3 को पॉजिटिव ले लिया, तो I2 नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I1 प्लस I3 माइनस I2। मतलब म्यू नॉट जो I मैंने यहाँ पे लिखा है वो सिर्फ बेटा करंट, अकेला करंट नहीं है, वो नेट करंट है। अगर आपके पास 3 करंट है तो तीनों का अलजेब्रिक सम, ठीक, 4 है तो चारों का अलजेब्रिक सम। जितने भी करंट है उन सब का नेट करंट है I, ये याद रखिएगा बस। I सिंपल एक करंट नहीं है, I इज नेट करंट। जैसे गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज देखा करते थे आप लोग, है ना, कि ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या था, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और यहां एक चीज और नोट करने वाली है, द स्टेटमेंट बी डॉट डी एल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट बी इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर अलोंग द पाथ। अगर आपका बी डॉट डी एल 0 आ गया मान लो, ठीक, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर नेट करंट 0 है। ये जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0, क्योंकि बाहर कोई अगर हमारे पास करंट का सोर्स है ना बेटा, उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। अंदर इसके नेट करंट 0 है, ये मतलब है। तो क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट बी डॉट डी एल डज नॉट नेसेसरी मीन दैट बी इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर अलोंग द पाथ, बट ओनली दैट नो नेट करंट इज पासिंग थ्रू द पाथ। उस पाथ के अंदर नेट करंट 0 है, बी डॉट डी एल का 0 होने का ये मतलब है। उस क्लोज कर्व के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किसी बाहर के कंडक्टर की वजह से हो सकती है। बी 0 हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है पर जरूरी नहीं है कि हो। साइन ऑफ करंट, द करंट ड्यू टू विच बी इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम सेंस एज डीएल, बी डॉट डीएल विल बी पॉजिटिव एंड द करंट विच प्रोड्यूस बी इन सेंस ऑपोजिट टू डीएल विल बी नेगेटिव। तो डीएल आपने चूज कर लेना कि जी मैंने ये डीएल लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, डीएल चूज कर लिया।
फिर जो करंट डीएल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो पॉजिटिव, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा वो नेगेटिव। चले आगे। बंदा सेल्फी ले रहा है पीछे, बोल पढ़ाई तो करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, सेल्फी लेने का राइट टाइम है। चलो आगे। तो जैसा मैंने कहा था कि आपके पास इस चैप्टर में 2 लॉ हैं, एक बाइट-सावर्ट लॉ वो हमने कर लिया, उसकी एप्लीकेशन भी कर ली, और दूसरा एम्पेयर सर्कुलर लॉ, अब इसकी एप्लीकेशंस आने वाली हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। चले बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ, और पहली एप्लीकेशन हमारे पास है, पहली एप्लीकेशन हमारे पास है क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो ये रही आपकी करंट कैरिंग सोलेनोइड बेटा, और इसमें करंट ये रहा इस डायरेक्शन में। करंट अगर इस डायरेक्शन में तो आप क्या करोगे, फिंगर्स कर्ल करोगे करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी बेटा अंदर। ठीक, हमने इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड मान ली है, काफ़ी लंबी सोलेनोइड मान ली है, और उसी का एक्सप्रेशन हमारे पास आने वाला है। जो पहले एक्सप्रेशन था ना वो फाइनाइट लॉन्ग थी, θ1 θ2 की फॉर्म में एक्सप्रेशन हमने निकाला था। ये इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड हमारे पास है, और करना क्या है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ अप्लाई करना। तो क्या करना बेटा, एक एम्पियरियन कर्व वो हमें खुद ही ड्रॉ करना है, एम्पियरियन कर्व नॉट सरफेस। तो एम्पियरियन कर्व हमने ड्रॉ किया, और कैसा बेटा, ऐसा, ये रेक्टेंगल में लेंथ कितनी मान ली इसकी, स्मॉल एल, पार्ट ऑफ इट इनसाइड, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी मानी, बी मान ली। चलो मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मानी बेटा अंदर, बी। किस डायरेक्शन में है वो इस डायरेक्शन में है। ऐसे, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है। मैं डायग्राम को नीट एंड क्लीन अगर रखूं थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं आपको डेरिवेशन समझा सकूं, ये लाइनें हटा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्लियर हो गया बेटा। ये हमने एम्पियरियन कर्व ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ है स्मॉल एल। टोटल लेंथ कितनी है सोलेनोइड की, एल मान लिया हमने, जो कि काफ़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू रेडियस से, काफ़ी बड़ी लेंथ है। और क्या मान लिया, स्मॉल एन, क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या हो गया बेटा,
number of turns per unit length of the solenoid. So we are considering Amperian curve. Here are Amperian curve, which is rectangle या स्क्वायर लेना, स्क्वायर ले सकते हो, L लेंथ का नाम रख लूँ अगर इसका मैं, तो नाम मैं कुछ ऐसे रखूंगा जी, ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया और ये D आ गया। ये ले लिया मैंने DL, इस डायरेक्शन में DL की डायरेक्शन सब स्पेसिफाई कर दूं बेटा, ये DL की डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में DL। पर अगर मैं DL इस डायरेक्शन में स्पेसिफाई करूंगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी डायरेक्शन में है ना, आगे की डायरेक्शन में। तो कंसिडर एन एम्पीरियन कर्व ABCD एज शोन इन फिगर। मैं लिख लेता हूँ, कंसिडर एन एम्पीरियन कर्व ABCD एज शोन इन फिगर। Consider an Amperian curve ABCD as shown in figure. Now apply Ampere circuit law. Amperian curve आ गया तो अप्लाई करो, है ना। Apply ACL, Ampere circuit law. Apply Ampere सर्किटल लॉ। क्या बेटा, B डॉट डी एल यही करेंगे ना, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनसाइड द क्लोज कर्व। क्या आएगा, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉलर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, N इंटू एल। देखो ना, N आ गया नंबर ऑफ टर्न्स एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है N, तो L स्मॉलर लेंथ में कितने आ जाएंगे, NL बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से करंट एंटर कर गया, फिर यहां से करंट एंटर कर गया, फिर यहां से करंट एंटर कर गया, फिर यहां से करंट एंटर कर गया। L लेंथ में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतनी बारी करंट एंटर कर रहा है बेटा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे उतनी बारी करंट एंटर करेगा। क्लोज कर्व में जितनी बार करंट एंटर कर रहा है, अब एंटर कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर को आई, ये DL की डायरेक्शन में। सारे पॉजिटिव में आएंगे ना बेटा, ये करंट एंटर कर रहा है ना ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, DL की डायरेक्शन में, पॉजिटिव ले लूं इसको। तो मैं बोलूंगा जी B डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू कितना करंट, टोटल करंट कितना हो गया, NLI के बराबर हो गया। टोटल करंट स्पेसिफाई करना है हमने बेटा, म्यू नॉट इंटू NLI। क्या इतना क्लियर हुआ, म्यू नॉट इंटू N इंटू L इंटू I, टोटल करंट कंसिडर करना था। और N नंबर ऑफ टर्न्स, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स N, स्मॉलर लेंथ में NL, करंट I, टोटल करंट हो गया NLI। हो गया बेटा। B और DL सेम डायरेक्शन में, लेकिन क्लोज कर्व है बेटा, क्लोज कर्व में 1 2 3 4 एलिमेंट है। यहाँ पे मैं क्लोज सिंबल हटा रहा हूं और इसको लिख रहा हूं B डॉट डी एल फॉर AB। उसके बाद B डॉट डी एल फॉर, बोलो भाई, फॉर BC। अगला B डॉट डी एल फॉर क्या बेटा, CD प्लस B डॉट डी एल फॉर DA इक्वल टू म्यू नॉट NLI। यहां तक कोई समस्या हो तो बोलना बेटा, स्टेप बाय समझते जाना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बोलना बच्चों, कोई समस्या नहीं। तो B डॉट डी एल AB के लिए क्या बन गया, BL, क्योंकि B भी उसी डायरेक्शन में, DL भी उसी डायरेक्शन में, BDL cos 0 1। तो B बाहर निकल आएगा, DL का इंटीग्रेशन क्या हो गया, L। BL लिख दूं बेटा, पहले वाले को लिख दूं, चलेगा, BL। AB वाले को मैंने BL लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि B बाहर निकला है, B डॉट डी एल BDL cos 0 1, B बाहर निकला है, सारे में कॉन्स्टेंट अंदर मैग्नेटिक फील्ड, DL का इंटीग्रेशन L हो गया। अगले वाला बेटा, अगले वाला
BC के लिए 0, क्यों? यहां एंगल 90 डिग्री है, यहां भी 90 है, देखो ये और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90, और जो बाहर है ना एलिमेंट, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, वहां भी 0 है। 0 लिख दूं? चलो 0 लिख देते हैं जी, ये 0 हो गया। CD वाले केस में 0, अरे यहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है भाई, आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, आइडियल सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है आइडियल सोलेनोइड में। चलो जी 0। उसके अगले वाला फिर एंगल गया 90 डिग्री, यहां मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां एंगल 90 डिग्री, तो क्या फिर से 0 है ना बेटा, प्लस 0 इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। आपके पास आ गया B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई, एल कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट एन आई बेटा। ये होगी भाई सोलेनोइड का है वजह से मैग्नेटिक फील्ड, प्रूफ आ गया हमारा। स्टेप वाइज देखते जाना बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना। सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, क्योंकि डेरिवेशन कर चुके हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं शो करना चाहूँ तो अब कर लेता हूँ। अंदर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है 0, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0। शरीर दर भी पहुंच जाती है, देखो 7:30 बजे आती है, पूरे देख तो लें क्या क्या हो रहा है। वंदित, ओ भाई वंदित, वंदित, वंदित शर्मा, लो जी सो गया बंदा। ओ वंदित शर्मा, अजीब है यार, तू तरफ से बुलाया जा रहा हूँ तो सो गया हुआ है, सोया होता तो तेरे को 10 आवाजें मार दी, सो गया तू वहां पे अटेंडेंस से। ये आ गया हमारे पास एप्लीकेशंस एम्पेयर सर्किट लॉ की पहली, म्यू नॉट एन आई। आगे चलो, लो भाई आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज द सेंटर ऑफ टोरॉइड, ये टोरॉइड क्या बोला है, सोलेनोइड को ही आपने शक्ल बदल के उसको सर्कुलर शेप दे दी, सोलेनोइड ही है, बस ऐसे इकट्ठा किया और ऐसी शेप दे दी, टोरॉइड हो गई। टोरॉइड सोलेनोइड भी बोलते हैं, टोरॉइड भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे सिर्फ अंदर ही होगी मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी जैसे सोलेनोइड में अंदर होती है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कैसे होगी, ऐसे। अब अगर यहां तुम निकालना चाहोगे तो तुम क्या बोलोगे कि भाई सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई थी, अरे शक्ल बदलने से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बदलेगी उसकी, सीधी सीधी थी, आपने उसको सर्कुलर शेप दे दी, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो, कैसे प्रूफ करोगे, ऐसे प्रूफ करोगे आप। एम्पीरियन कर्व ड्रॉ करोगे बेटा, है ना, ये रहा वो एम्पीरियन कर्व, ये वाइट वाला रहा एम्पीरियन कर्व आपका, ये वाइट वाला क्या है, एम्पीरियन कर्व, रेडियस आर का एम्पीरियन कर्व। तो ड्रॉ एम्पीरियन कर्व and apply ACL. Draw
एम्पीरियन कर्व, क्योंकि अंदर ही है ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसमें, एम्पीरियन कर्व। सर्कुलर विद रेडियस आर, क्यों किया? क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। हमने ऐसा कर्व चूज करना होता है जिसके हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आए। एंड अप्लाई ACL। एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे बेटा। अगर एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या आता है? B डॉट DL म्यू नॉट इंटू, अब टोटल करंट कितना आएगा? टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। अगर स्मॉल एन आपके पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो एन है ना, और लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। तो स्मॉल एन आ गया n डिवाइड बाय 2 पाई आर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए बेटा? n इंटू 2 पाई आर। पक्का? अरे जितने नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा उतना ही तो करंट होगा। देखो ये एक नंबर ऑफ टर्न्स करंट गया अंदर, ये दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स 2 बार करंट अंदर गया, तीसरी बार करंट अंदर गया, चौथी बार करंट अंदर गया, 5वीं बार करंट अंदर गया, 6ठी बार गया, 7वीं बार। जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतनी बार ही करंट एंटर करेगा। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा एम्पीरियन कर्व में? कैपिटल N इंटू आई बेटा, n इंटू 2 पाई आर इंटू आई, है ना, n इंटू आई। n की वैल्यू अगर मैं डालूं तो म्यू नॉट इंटू n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। B कॉन्स्टेंट बाहर निकला है, B डॉट DL 0। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एम्पीरियन कर्व का DL वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बेटा। ये मैंने DL वेक्टर लिया हुआ जी, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जी। तो B डॉट DL कितना है? B DL का 0, B बाहर निकाल लो बेटा। DL का इंटीग्रेशन बोलो, DL का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, DL का इंटीग्रेशन 2 पाई आर म्यू नॉट n इंटू आई, म्यू नॉट n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। म्यू नॉट इंटू n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। DL का इंटीग्रेशन 2 पाई आर लिखो बच्चा, म्यू नॉट इंटू n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। 2 पाई आर को कैंसिल करूं, मैग्नेटिक फील्ड फिर वही आ गई, म्यू नॉट n आई। वही आनी थी, अलग थोड़ा आ सकती है। शक्ल बदल के सोलेनॉइड की तुम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर दोगे? टोराइड भी बोलते हैं, टोराइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं। मैं डायरेक्ट डेरिवेशन सीधी सीधी कर रहा हूँ बेटा। तुम्हें स्कूल में जब आएगा थोड़ा सा लिखना होता है कि सपोज करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द टोराइडल सोलेनॉइड, है ना, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड इज कैपिटल N विच इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 2 पाई आर। थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देना होता है। टीचर को ये मान के चलो कि उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम लोग जब पेपर में बैठते हो तो तुम्हें लगता है कि चेक करने वाला अपने आप देख लेगा, उसको समझ है ही, उसको मान के चलो कि उसको कोई समझ नहीं है। अगर तुमने ढंग से समझाया तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, अगर टीचर को समझ में नहीं आया तुम क्या बोलना चाहते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्या मैं आगे चलूं? अगली एप्लीकेशन बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा बच्चा हॉलो सिलेंडर हमारे पास। अरे भाई हॉलो सिलेंडर है तो अंदर से तो करंट जा ही नहीं सकता, बाहर से जाएगा बस। और हमारे पास जो जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। पहले आउटसाइड द सिलेंडर, फिर ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, और फिर इनसाइड द सिलेंडर। पहले आउटसाइड द सिलेंडर करें बेटा।
अगर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर करें तो एम्पीरियन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो मैंने क्या बनाया, सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्यों? क्योंकि भाई सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी और आर डिस्टेंस पे कांस्टेंट होगी, है ना बेटा। बी बी सी डायरेक्शन में, ये देखो करंट ऊपर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैंने डीएल भी इस डायरेक्शन में लिया, बी भी इस डायरेक्शन में लिया, तो अप्लाई एसीएल, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई बेटा। बी और डीएल सेम डायरेक्शन में, बी कांस्टेंट है, बाहर निकला है, डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बोलो डीएल का इंटीग्रेशन क्या लिखूं बच्चा? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, समझ में आ रहा है सबकी? तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ये एक्सप्रेशन तो पहले भी किया तुमने कहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर कहां किया? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड भी तो यही थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। तो जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड थी वही हॉलो सिलेंडर करंट कैरिंग कंडक्टर की बाहर वाले पॉइंट के लिए आई। अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस तो क्या हो जाएगा? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बेटा। एम्पीरियन कर्व लेंगे जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर इज रेडियस। एम्पीरियन कर्व कैसा आएगा? बिल्कुल इसके साथ साथ आएगा, ऐसा ऐसे आएगा ना। एम्पीरियन कर्व बिल्कुल इसके साथ साथ आएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा, इस सेम डेरिवेशन आएगी, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। तो मैं स्मॉल आर कैपिटल आर डाल दूं बेटा यहीं पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन कैपिटल आर। डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम, सिर्फ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आएगा। क्या मुझे बताओगे कि अंदर किसी पॉइंट पे जब निकालेंगे तो क्या होगा? क्यों? करंट ही नहीं है। जब अंदर आप एम्पीरियन कर्व ड्रॉ करोगे यहाँ पर तो अंदर आपको करंट ही नहीं मिलेगा। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। अब डी एल तो 0 है नहीं, तो बी 0 है। म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई था ना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ताकि वो एक्सप्रेशन आपका पुराना वाला एक्सप्रेशन सामने आ जाए। वैसे तो ये बना था ना बेटा कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये आया था ना बेटा, इंटू आई बाई आर। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया ताकि 4 पाई बन जाए। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फॉर्मूला था हॉलो सिलेंडर के बाहर, वही फॉर्मूला आ गया। आगे चलें। चले बेटा आगे। आगे कौन सा इनसाइड के लिए बचा, और इनसाइड पे क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर कोई करंट है ही नहीं है, वो तो बाहर आएगा करंट सारा। म्यू नॉट इंटू 0 0, डी एल बेटा का इंटीग्रेशन 0 आ नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड 0। ग्राफ कैसा आया? अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये बी और ये आर बेटा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद इनवर्सली पोजिशन टू आर। ये बी और आर के बीच का ग्राफ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, बी और आर के बीच का ग्राफ बेटा, सरफेस पे मैक्सिमम और उसके बाद डिक्रीज करता चला गया। हाइपरबोला ना, वाई इनवर्सली पोजिशन टू एक्स। हाँ जी,
है दिखना तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ना फिर तो कि अच्छा ऐसा बोलना। दिखाएंगे तेरे को, कमाल हो गया ऐसे कैसे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि तेरे को ना दिखाए। अब दिखा। ओ भाई जब भी कभी ऐसी दिखने दुखने की प्रॉब्लम आए सीधा हॉस्पिटल की तरफ मुंह करो और चलते जाओ, समझे बे? ओ बात समझ में आई? तेरे को भी नहीं आ रहा नजर? नहीं, नहीं पीछे से प्रॉब्लम हो गई थी। चलो बेटा आगे। हॉलो सिलेंडर भी हो गया जी, और हमारे पास अब है सॉलिड सिलेंडर। अच्छा ये मैंने क्यों करवाया आपको? shows a long straight wire of circular cross section carrying steady current. The current I is uniformly। ये देखो एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है, आर्टिकल नहीं दिया हुआ, मैं आर्टिकल फॉर्म में सॉलिड सिलेंडर करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल है उसमें, एग्जांपल 4.8 दिया हुआ है और ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर दी हुई है, तो इसलिए आपको आर्टिकल फॉर्म में करवा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ गए? 149 पेज पे बेटा प्रॉब्लम दी हुई है, आर्टिकल है नहीं है। तो एनसीईआरटी में जो कई चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम की फॉर्म में, वो भी आपको आर्टिकल फॉर्म में करवाई जा रही हैं ताकि आगे प्रॉब्लम आए तो दिक्कत ना हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर बेटा। तो क्या पहले मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर बेटा, आउटसाइड द सिलेंडर हमने क्या किया, एम्पियरन कर्व ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ एम्पियरन कर्व ऑफ रेडियस आर, क्योंकि वो पॉइंट जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट यहां पर है, पॉइंट पी। नाउ अप्लाई एसीएल, है ना बेटा, लिखना है तुमने, अप्लाई एसीएल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अरे सारा करंट इसी के अंदर तो है बेटा, ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है ये एम्पियरन कर्व के अंदर ही तो है सारा करंट, इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। कोई दिक्कत होगी तो बताना बेटा। बी और डीएल, ये देखिए बी भी सेम डायरेक्शन में, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, थम करो सर, है करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, डीएल वेक्टर भी मैंने ऐसे लिया हुआ है। बी और डीएल के बीच का हर जगह एंगल जीरो ही आएगा, कहीं भी चेक करो, यहां भी जीरो आएगा, यहां भी जीरो आएगा, यहां भी जीरो आएगा, यहां भी जीरो आएगा। तो बी डॉट डीएल, बी डीएल कॉस जीरो, बी बाहर निकल आया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट आएगी, तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर बेटा, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई। अरे तो सेम एक्सप्रेशन आ गया यार जो हॉलो सिलेंडर का आया था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया ताकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन जाए, और मेरा एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, जो हॉलो सिलेंडर का आया था, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का आया था, वही सॉलिड सिलेंडर का एक्सप्रेशन भी आ गया। और अगर आपको फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस बेटा, तो एम्पियरन कर्व स्मॉल आर केपलर के बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर केपलर डालोगे तो यहाँ केपलर आएगा, बस वही मैंने डाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन केपलर ऑन द सरफेस।
मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन कैपिटल आर। बहुत आसान सी डेरिवेशन है। एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करना काफ़ी आसान है। क्या है खुशी हो रही बेटा तेरे को? हॉस्पिटल जाना है इसलिए खुशी हो रही? इसने खुश होना कहना है रिकॉर्ड उठा बोले पैसे नहीं तब भी खुश, पैसे आ जाए तब भी खुश। चलो आगे। अब कौन बचा? अंदर वाला पॉइंट बचा। तो अंदर हम स्मॉलर वेरिएबल डिस्टेंस से बेटा एम्पियरियन कर्व ड्रॉ करेंगे। लेकिन अब करंट जीरो नहीं होगा, अब होगा आई डैश, राइट। जे क्या होता है? करंट डेंसिटी, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। कौन सा? क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा। कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया? पाई आर स्क्वायर। एक यूनिट एरिया में से करंट है आई बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में से कितना होगा? आई डैश। एक यूनिट एरिया में करंट क्या होता है? जे आई डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। या यूनिटरी मेथड लगा दो। पाई आर स्क्वायर में से करंट कितना है? आई। एक यूनिट एरिया में से आई डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ऐसा ना बेटा। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा? आई डिवाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही आई डैश होगा। पक्का ये होगा ना बेटा? आगे चलते हैं। ये रहा जी मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। ये रहा स्मॉल आर हमारे पास। जे करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से करंट है आई बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा? आई डैश। ये जे की वैल्यू डाल दो, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आगे बेटा जब ये आ गया तो अप्लाई एसीएल, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, नहीं बेटा आई डैश है ना, म्यू नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ऐसा ये है ना आई डैश की वैल्यू। बी डॉट डी एल, बी और डी एल सेम डायरेक्शन में, बी और डी एल सेम डायरेक्शन में भाई। इस डायरेक्शन में आपका बी भी है और इसी डायरेक्शन में आपका डी एल भी है। बी डी एल कॉस जीरो, डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। एक स्टेप खा गया है ना, आपने नहीं खाना, आप पूरा लिखिएगा। बी डी एल कॉस जीरो टू म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल आर, कैंसिल किया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया बेटा, यहाँ भी है ना 2 पाई आना था ना नीचे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन जाए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब बी डायरेक्टली पोजीशन टू आर आ गया। जब स्मॉल आर जीरो होगा आप सेंटर पे पहुंच जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। तो भाई अगर ऐसा है तो मैं ऐसा करूं कि आप दिख रहा है ऑनलाइन वालों के, थोड़ा ऊपर करूं बेटा इसको, वो भाई ऑनलाइन वाला है दिख रहा है? मैं ऊपर उठा दिया, मैं कहीं तू फिर हॉस्पिटल ना दौड़े। नाक की सीध में चलता है बंदा है वही। नहीं कुछ नहीं बेटा। हाँ जी हाँ हो गया बेटा। तो ये बी डायरेक्टली पोजीशन टू आर, अंदर है ना, अंदर बी डायरेक्टली पोजीशन टू आर, बाहर बी इनवर्सली पोजीशन टू आर। ये ग्राफ आ गया। आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल कुछ और थोड़ी बहुत एम्पेयर सर्किटल लॉ के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे है ना अगले लेक्चर में, और कुछ और एप्लीकेशन करेंगे।
और उसके बाद हम जाएंगे फिर क्या नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, चलिए जी, थैंक यू, धन्यवाद ऑनलाइन वाले लोगों का। ठीक है जी, थैंक यू।